Good morning, everyone. So, today we are here to revise. First of all, we will revise our civil aviation, right? This is what we did in our previous video. Now, we will just revise this and we will then move to the next ministry. Okay? We are about to complete this AOBR, right? Right? That is allocation of business rule. This is really very important. Okay, so let's not get into everything what we studied during that video. Instead, we will only read those important points, right? All right, let's start this. Under Ministry of Civil Aviation, देखिए civil aviation है तो we can understand easily कि it is related to aircraft. ठीक है, तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट, एयर नेविगेशन का, एरोड्रोम्स, रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एयर ट्रैफिक, ठीक है, एक्सेप्टिंग सैनिटाइज कंट्रोल ऑफ एयर नेविगेशन, एक्सेप्टिंग सैनिटाइज कंट्रोल ऑफ एयर नेविगेशन। अभी हमने इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैनिटाइज कंट्रोल है, मतलब जो हैजार्ड फ्री, जो क्लीननेस है उनका, जो एयर नेविगेशन का है, वो सब कुछ छोड़ के जो है दैट कम्स अंडर सिविल एविएशन, राइट। देखिए और जो इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, देखिए एयर नेविगेशन, वो तो कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय एयर, तो ऑटोमेटिकली सिविल एविएशन के अंडर में आता है। एरो रिलेटेड इश्यूज, ये भी आपका सिविल एविएशन के अंडर में आ रहा है। सिविल एयरक्राफ्ट हो गया, वो भी सिविल अंडर में आता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, दैट इज प्राइवेट एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग कार्गो इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में आ रखा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए ऑटोमेटिकली। तो प्राइवेट एयर ट्रांसपोर्ट भी जो है दैट कम्स अंडर सिविल एविएशन, ठीक है। देन वी हैव ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तो एयरोड्रोम्स तो है ही इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली बाय स्टेट गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जो जॉइंट सेक्टर कंपनीज हो, जो भी हो इसके अंडर में आएगा। नेक्स्ट सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल हो गया, या फिर एरोनॉटिकल से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर दिस ऑल्सो कम्स अंडर सिविल एविएशन, ठीक है। एयर इंडिया तो है ही इसी के अंदर ही, ठीक है, एंड इट्स सब्सिडरीज। एयर इंडियन एयरलाइंस भी ऑटोमेटिकली इसी के अंडर में आएगा। जो वियर्ड है थोड़ा सा वो है होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वी हैव टोल्ड यू द रीजन अबाउट इट, दैट इज जो होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है दैट वाज सब्सिडरी ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड। जब 1971 में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ एयर इंडिया का, एट दैट टाइम ये जो है सिविल एविएशन के मतलब जो है अंडर में आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये दैट वाज अ पार्ट ऑफ एयर इंडिया, दैट वाज अ सब्सिडरी ऑफ एयर इंडिया, दैट्स द रीजन व्हाई होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अंडर द सिविल एविएशन, ठीक है। नेक्स्ट इज कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी का क्या रीजन बताया था हमने, दिस रियल वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी रेलवे सेफ्टी आएगा यू विल थिंक कि नहीं दिस कम्स अंडर रेलवे बोर्ड, नहीं। देखिए पूरा जो रेलवे है वो रेलवे बोर्ड के अंडर में है, बट जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी का काम होता है कि व्हेन सम एक्सीडेंट हैपन्स तो उनको इंस्पेक्ट करना। तो अगर सब कुछ रेलवे बोर्ड के अंडर में आ जाएगा, अगर इंस्पेक्शन भी उनके अंडर में आ गया, तो जो है वो जो इंस्पेक्शन जो है ना वो ठीक ढंग से हो नहीं पाएगा। दैट्स द रीजन कि जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है उसको सिविल एविएशन के अंडर रखा गया है, ठीक है। सो दैट जो जो सेफ्टी है वो इंडिपेंडेंट तरीके से हो सके, और रेलवे बोर्ड जो है इस चीज़ में अलग से अपना काम करे, और जो उनका सेफ्टी जो चेक्स वगैरह है वो कमीशन के अंडर में है, और ये सिविल एविएशन के अंडर में आता है, ठीक है। तो AA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हम इजीली गेस कर सकते हैं कि सिविल एविएशन के अंडर में है, ठीक है। पवन हंस हेलीकॉप्टर है तो ऑब्वियसली आ जाएगा सिविल एविएशन। DGCA इसी के अंडर में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी भी इसमें ही है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ट्रीटीज या फिर एग्रीमेंट जो भी रिलेटेड टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द लिस्ट, कुछ भी एयर से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, उनके नेविगेशन से रिलेटेड कोई भी ट्रीटीज है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इवन इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर सिविल एविएशन, ठीक है। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1994, ठीक है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी दैट कम्स अंडर दिस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो है क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आने लग गए हैं इन विच दे आस्क अबाउट द ईयर। तो एयरक्राफ्ट एक्ट जो है 1934 का है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट जो है वो 1994 का है, ठीक है। तो जो हमें अटेंशन देनी है वो सिर्फ इन पॉइंट्स पर देनी है जो मैंने आपके ये बोल्ड कर दिए हैं, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वी आर जस्ट रिवाइजिंग दिस, ठीक है। तो कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय एयर, ठीक है, एक तो ये पॉइंट है, और एक ये सब कुछ नेविगेशन ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ एक्सेप्ट दी कंट्रोल ऑफ एयर नेविगेशन, सैनिटाइज कंट्रोल ऑफ एयर नेविगेशन, तो एक ये पॉइंट है आपका जिस पे आपको ध्यान देना है। सेकंड इज कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय एयर। थर्ड है आपका प्राइवेट एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग कार्गो इंडस्ट्री, ठीक है। देन है आपका होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, एंड देन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, ठीक है। एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934 का, और अगर AA का एक्ट देखो तो वो 1994 है, ठीक है। तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी दैट कम्स अंडर सिविल एविएशन।
ठीक है, आई होप दिस इज रिवाइज्ड। चलिए अब हम इस एक्सक्यूज मी, चलिए अब हम इसको रिवाइज कर चुके हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री पर, दैट इज कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। यस, देखिए, तो आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, इसके अंडर में दो डिपार्टमेंट आते हैं। फर्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और दूसरा है DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये दो डिपार्टमेंट इसके अंडर में आते हैं। सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में क्या आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और जो सेकेंड है वो कौन सा आता है, दैट इज एक सेकेंड रुकिएगा, दिस इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, राइट। अब ये दोनों जो है इनके अंडर में आते हैं। वेट कीजिएगा प्लीज। ऑल राइट, सॉरी अबाउट इट। ठीक है, तो हमारे पास ये दो डिपार्टमेंट आते हैं, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखना है हमने। अब अगर हम बात करें, ठीक है, कॉमर्स की, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स मीन्स होता है कोई भी ट्रेड या इंडस्ट्री विद इन और आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, तो कॉमर्स का मतलब होता है कि कोई भी आप अगर ट्रेड करते हैं, कोई भी वाणिज्य करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, ठीक है, कंट्री के अंदर या फिर कंट्री के बाहर, वो आता है आपका कॉमर्स, उसको हम कॉमर्स बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो और ये जो सेकंड है हमारा इंडस्ट्री, इसे आप पहचान सकते हैं, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये जो है आपका कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर दोनों तरफ का वो हो गया, और इंडस्ट्री वाला हमारा इंटरनल ट्रेड हो गया और इंडस्ट्रीज के बारे में हो गया। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमें जो मेन कॉमर्स में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा वर्ड है उस पर जिस पे हमें ध्यान देना है, दैट इज ट्रेड। ठीक है, अब ट्रेड से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा तो हम उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, मैंने आपको बताया कॉमर्स का मतलब ही होता है ट्रेड इंटरनेशनली एज वेल एज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। सो इंटरनेशनल ट्रेड पहले ही आ जाता है, तो हम बता सकते हैं कि यस, जो भी ट्रेड से रिलेटेड दैट दैट कम्स अंडर कॉमर्स। तो इंटरनेशनल ट्रेड किसके अंदर आएगा? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में। ठीक है, तो क्या क्या है इसके अंदर? इंटरनेशनल ट्रेड एंड कमर्शियल पॉलिसी इंक्लूडिंग टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। देखिए, तो कोई भी टैरिफ बैरियर है, कोई भी नॉन टैरिफ बैरियर है, ऑटोमेटिकली ये ट्रेड के अंदर ही आ जाएगा। जब इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करते हैं, उसके अंदर वर्ड आता है टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है कि आप जो है किसी भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं टैरिफ बैरियर। ठीक है, मतलब उसका प्राइस आपने इतना बढ़ा दिया दूसरी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है डिस्करेज हो जाएगी जो इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ये क्या है, ये पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, सो दैट हम जो है दूसरी कंट्री के साथ किस तरीके से हमें अपने जो इकोनॉमिक रिलेशंस रखने हैं, उसके लिए ये बैरियर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो कई बार जैसे मान लीजिए दूसरी कंट्री हमारे किसी बिजनेस पर डिपेंडेंट है, मान लीजिए स्टील पर डिपेंडेंट है, ठीक है, और जो है उस तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो हम नहीं चाहते, ठीक है, और वो मान नहीं रहे हैं कुछ भी करने पर भी। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम उन पर टैरिफ बैरियर लगाते हैं। कि जैसे अगर मान लीजिए स्टील जो है आपका 500 रुपीज़ पर के जी अगर जा रहा है मान लीजिए, तो हम उसको 1000 या 1500 या 2000 रुपीज़ पर के जी कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, तो दे हैव टू बो डाउन। ठीक है, तो ये टैरिफ बैरियर होता है। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कि आप सीधा सीधा उनका मॉनेटरी जो लिमिट होती है ना, उसको नहीं बढ़ाते हैं आप उसको। इसके अलावा आप कोटा लगाते हैं कि आपको कम से कम इतना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिशियली स्टॉप कर देते हैं आपकी, नहीं बस अभी इस कंट्री के साथ जो है हमें कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके, या फिर मॉनेटरी लिमिट लगा देते हैं कि ठीक है आपको कम से कम इतने करोड़ रुपए का ये लेना ही पड़ेगा। तो दीज आर नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, जिनको हम कोटाज बोलते हैं, एम्बार्गोज बोलते हैं, ऑफिशियली स्टॉप कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ को। इवन आप सैंक्शंस लगाते हैं, बैन लगा सकते हैं किसी भी चीज़ पर कि ये चीज़ हमें नहीं देनी है उनको या फिर नहीं लेनी है उनसे, राइट। तो जब भी हम कॉमर्स की बात करेंगे, तो अगर ट्रेड वर्ड आता है तो ऑटोमेटिकली वी कैन गेट इट कि हाँ, दिस इज रिलेटेड टू कॉमर्स। ठीक है, तो टैरिफ या फिर नॉन टैरिफ बैरियर है, ये ऑटोमेटिकली ट्रेड का ही पार्ट है, सो वी कैन इजिली मेक आउट। नेक्स्ट है आपका ट्रेड रेमेडीज। अब देखिए वर्ड आ गया ट्रेड रेमेडीज, इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन ऑफ सेफ गार्ड मेजर। अब उनके सेफ गार्ड मेजर्स की भी कौन बात करेगा?
जब हम ट्रेड रेमेडीज की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में आ गया। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एजेंसीज कनेक्टेड विद ट्रेड पॉलिसी। अब ये कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज के नाम दे रखे हैं जो कि ट्रेड पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है, ट्रेड पॉलिसी का पार्ट है, जैसे UNCTAD, दैट इज व्हाट, दैट इज यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये क्या है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट आ गया, ठीक है। स्कैप होता है आपका, दैट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर दैट इज इन बैंकॉक, ठीक है। तो ये क्या है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, इकोनॉमिक आ रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया और पैसिफिक के लिए है, तो ये ट्रेड का ही पार्ट हो गया। EC आता है आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इंपोर्ट भी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का पार्ट आ गया। ECLA होता है आपका इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका, इकोनॉमिक कमीशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका EEC, दैट इज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। दिस EFTA है आपका यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। और गेट जो है दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये रिप्लेस कर दिया था WTO ने, अभी जो है WTO बन गया, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ITC होता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, एंड देन CFC इज व्हाट, दैट इज कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी, ठीक है। सो दिस वे हम इजीली इनसे मेकआउट कर सकते हैं कि ये जो एजेंसीज हैं दैट कम्स अंडर ट्रेड, ठीक है। अब आगे आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया है जिस पर हमें थोड़ा सा अलग से ध्यान देने की जरूरत हो, ठीक है। तो कॉमर्स से मतलब हम जो है इजीली मेकआउट कर सकते हैं कि हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट्स अदर देन एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू व्हीट शुगर जूट एंड कॉटन। देखिए तो जैसे जब हम ट्रेड करते हैं तो हम कमोडिटी का भी तो ट्रेड करते हैं ना, ठीक है। तो यहीं पर ये आ गया आपका इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट कि जो कमोडिटीज है उनमें भी ट्रेड होता है, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ होता है इंटरनेशनल कमोडिटी का कोई भी वो है, ठीक है, तो वो कॉमर्स के अंडर में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक इन्होंने एक बोला है अदर देन एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू व्हीट शुगर जूट एंड कॉटन, दिस बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट कि ये जो व्हीट है, शुगर है, जूट है और ये कॉटन है, ये जो है ये एक्सेप्ट है, तो इसलिए हम इसको अदर देन बोला है ना इन्होंने, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसमें व्हीट शुगर जूट और कॉटन नहीं है, यानी कि इन कमोडिटीज की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। अ, ठीक है आगे चलते हैं। इंटरनेशनल कस्टम्स टैरिफ ब्यूरो इंक्लूडिंग रेजिडियरी वर्क रिलेटिंग टू टैरिफ कमीशन, टैरिफ आ रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका पार्ट आ गया, और कस्टम टैरिफ ब्यूरो, ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। इंटरनेशनल ट्रेड हमारा पूरा कवर हो गया है। सो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर सिर्फ एक पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट निकल के आया है, दैट इज कि अगर कमोडिटी एग्रीमेंट के अंदर व्हीट शुगर जूट और कॉटन से लेके के बजाय कुछ भी है तो दैट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो व्हीट शुगर जूट और कॉटन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम आपका, नेक्स्ट है आपका फॉरेन ट्रेड। अब देखिए जब इंटरनेशनल ट्रेड और अच्छा ये बताइए फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंस क्या होता है। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स जो है वो करते हैं उसको, ठीक है। बल्कि जो फॉरेन ट्रेड जो बोला जाता है दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया बाय कंपनीज एज वेल एज बाय इंडिविजुअल्स, और फॉरेन ट्रेड हो गया बाय गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब हम यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं। ऑल मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, देखिए अब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड तो हो ही गया, सेकंड आता है आपका फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में क्या है, ऑल मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, जितनी भी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कोई भी बातें हैं वो हम इसमें आती है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर। नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड पॉलिसी एंड कंट्रोल एक्सक्लूडिंग मैटर्स रिलेटेड टू। देखिए जहां पर भी एक्सक्लूडिंग अदर देन आ रहा है दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आपको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस में करेंगे, हम ट्रेड के अंदर ही करेंगे, राइट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो ट्रेड पॉलिसी है, देखिए यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी लिख रखी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ठीक है, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है एक्सक्लूडिंग, क्या क्या एक्सक्लूड कर रहा है इसके अंदर, एक्सक्लूड कर रहे हैं वो फीचर फिल्म्स, इंपोर्ट ऑफ फीचर फिल्म्स, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन फिल्म्स both feature length and shorts, and import and distribution of cine film unexposed and other goods required by the film industry। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हमारे फॉरेन ट्रेड के अंदर, ठीक है, एक्सक्लूड किया इसको किस किस को किया गया है, फीचर फिल्म को, इंडियन फिल्म को और सिने फिल्म को। तो ये आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं आप में, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि फीचर फिल्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इंडियन फिल्म्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपका सिने फिल्म, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पॉलिसी है उसको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है।
मतलब कि ये जो है ये इसके अंडर में नहीं आता है, बाकी इसके अंदर में आता है। तो ये एक्सक्लूडिंग वाला पार्ट हमने देख लिया, ये थोड़ा सा ऑटोमेटिकली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तक दो पार्ट, दो चीज़ें हमें निकल के आई है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर निकल के आया है हमारे पास कि वो व्हीट, शुगर, जूट और कॉटन, और यहाँ पर आया है आपका फॉरेन ट्रेड के अंदर आया है आपका दैट इज योर फिल्म इंडस्ट्री, फीचर फिल्म, इंडियन फिल्म, सिने फिल्म। ठीक है, इनको एक्सक्लूड किया गया है। थर्ड आता है आपका पॉइंट स्टेट ट्रेडिंग। अब देखिए हमने इंटरनेशनली ट्रेड कर लिया, फॉरेन ट्रेड कर लिया, अब किसकी बात है? अब आता है स्टेट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है। तो बोलता है पॉलिसीज ऑफ स्टेट ट्रेडिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस एंड इंक्लूडिंग। देखिए तो कोई भी जो पॉलिसीज है स्टेट के अंदर ट्रेड करने की, या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बोलता है द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज। देखिए अब इंटरनेशनल ट्रेड आ गया, फॉरेन ट्रेड आ गया, अब आता है थर्ड आता है आपका स्टेट ट्रेडिंग। अब स्टेट ट्रेडिंग में अगर कोई बोले आपसे, अच्छा बताइए स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन किस में आता है, तो ट्रेड से आप यू कैन मेक आउट कि हाँ ट्रेड वाला जो है दैट्स अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ऑटोमेटिकली आता ही है। लेकिन कह रहा है ये उसकी सब्सिडरीज भी आती है, लेकिन कुछ को वो एक्सक्लूड कर रहे हैं। इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, दैट इज हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, फर्स्ट है। सेकेंड है आपका सेंट्रल कोटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ठीक है। थर्ड है आपका टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड स्पाइसेस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दैट मीन्स ये चार को स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के अंडर में ये चार को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब यहां से भी क्या इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, इससे बनेगा आपका, देखिए एक्सपोर्ट तो है, आप इससे मेक आउट कर सकते हैं। देखिए स्पेशली इसमें हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो एक्सपोर्ट किसका, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का पार्ट है। बट आप इसको थोड़ा सा ध्यान देके याद कीजिएगा इसको कि ये स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के अंदर है, सब्सिडरीज है, बस चार सब्सिडरीज को एक्सक्लूड किया गया है। दैट इज हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका कोटेज इंडस्ट्री, सेकंड हो गया। थर्ड है आपका टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, टी सिर्फ टी याद कर लेंगे तब भी हो जाएगा। एंड देन है आपका स्पाइस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चार पॉइंट्स है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि ये एक्सक्लूडेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, प्रोजेक्ट्स और इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, ये होता क्या है, क्या डील करती है? ये एक्चुअली जैसे कैनलाइज कैनलाइज समझते हैं, जैसे कि कैनल होते हैं, जो नहर नाले जो होते हैं ना हमारे, उनको स्टेट गवर्नमेंट का जो बिजनेस होता है ना, उस चीज़ को डील करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, जो भी इक्विपमेंट जो भी फार्मर्स के लिए यूज होती है वो इसके अंडर में आता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन देखा जाए तो प्रोजेक्ट और इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अगर एकदम से आ जाएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये होता किस में है, देखा जाए तो नहीं ना। प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नहीं समझ पाएंगे, तो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट और इक्विपमेंट जो है दैट्स अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। एक्सक्यूज मी। देखिए आगे चलते हैं, इंडिया ट्रेड प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन हो गया तो ठीक है, आपको ध्यान नहीं देना। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सब्सिडरीज आपका ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में आएगा। मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, मिनरल और मेटल, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। एंड और उसकी सब्सिडरीज जो है दैट ऑल्सो कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। तो हमारे पास क्या हुआ, एक तो प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट बनता है। देन वी हैव मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एंड इट्स सब्सिडरीज, ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, सिर्फ अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अगर और भी कुछ नहीं करना तो आप सिर्फ सुन लीजिए इनको, दैट ऑटोमेटिकली आप जो है उनको जब एग्जाम में आएगा तो उस पर आप ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एक ये है मिनरल्स एंड मेटल, और इवन ये वाला तो एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, टी, कॉफी, रबर, स्पाइसेस, टोबैको एंड कैशू। देखिए इसका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट, मतलब अपने यहाँ पे इंडिया में भी उसको कंज्यूम करने के लिए, एज वेल एज जो एक्सपोर्ट भी अगर आप करते हैं तो उसकी भी प्रोडक्शन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एज वेल एज उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो कुछ प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप से आप सोच सकते हैं कि प्लांटेशन क्रॉप जो है ना दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पार्ट ऑफ ट्रेड, है ना। क्योंकि हम जो है प्लांटेशन क्रॉप ग्रो किस लिए करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप ग्रो करने का रीज़न ही ये होता है कि हम जो है इससे फॉरेन जो हमारा क्रेडिट है ना उसको हम कम कर सके। ठीक है, हम जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी जो करेंसी है फॉरेन करेंसी उसको ले सके। ठीक है, और ये चीज़ ऐसी है जिस पर जो फॉरेन कंट्रीज़ है उनको ये चीज़ चाहिए होता है, क्योंकि हमारी कंट्री में इसकी
ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होती है। तो ये इनको हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। तो प्लांटेशन क्रॉप को क्या क्या होती है, टी होता है, कॉफ़ी होता है, रबर होता है, स्पाइसेस, टोबैको एंड कैशू। सो ऑटोमेटिकली ये जो है ये बिकम इम्पॉर्टेंट कि जो प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है, तो अगर इनका आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन वगैरह जो है ये किसके अंडर में आता है, तो हमें लगेगा एग्रीकल्चर के अंडर में आएगा, है ना। तो नहीं, एग्रीकल्चर के अंडर में नहीं आता, जस्ट बिकॉज दीज आर प्लांटेशन क्रॉप दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि ये जो है ट्रेड का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंस्टेंट टी एंड इंस्टेंट कॉफी, ठीक है। तो टी और कॉफी हमारा यहीं आ गया था, इसके अंदर इंस्टेंट और लगा लीजिए, तो इंस्टेंट टी और इंस्टेंट कॉफी भी आपका जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस पेज का रिवाइज करें तो हमारे पास क्या आया है, सबसे पहले हमारे इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट अदर देन रिलेटेड टू वीट, शुगर, जूट और कॉटन, ठीक है। फीचर फिल्म्स को हमें एक्सक्लूड करना है। यहाँ पर स्टेट ट्रेडिंग के अंदर हमें हैंडक्राफ्ट, हैंडलूम, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री, टी ट्रेडिंग एंड स्पाइसेस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो मैंने आपको बताया जैसे जो कैनल्स वगैरह में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनके लिए बनाई गई है। मिनरल्स एंड मेटल्स, ये एग्जाम में भी आएगा, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका प्लांटेशन क्रॉप और इंस्टेंट टी और इंस्टेंट कॉफी, दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज प्लांटेशन क्रॉप का ही एक पार्ट हो गया ये, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। अब देखिए जब हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप अगर हमारे पास है तो इनके बोर्ड किन के पास होंगे, बोर्ड तो ऑटोमेटिकली इन्हीं के पास होगा ना, तभी तो वो कंट्रोल कर पाएंगे इनको। तो हमारे पास टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, कार्डमम बोर्ड एंड टोबैको बोर्ड। देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, टोबैको बोर्ड एंड कार्डमम स्पाइसेस का पार्ट हो गया, तो स्पाइसेस का कार्डमम बोर्ड, ठीक है। तो 5 टाइप के जो बोर्ड है दैट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये भी आप इजीली मेकआउट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज यू लर्न दिस, प्लांटेशन क्रॉप का पार्ट है तो इनका बोर्ड भी इन्हीं के अंडर में आएगा, ठीक है। चलिए अब आता है इंडियन ट्रेड सर्विसेज। जब सब कुछ ट्रेड अगर यही डील कर रहे हैं तो ट्रेड की सर्विसेज को कौन डील करेगा, ट्रेड की सर्विसेज को भी डिपार्टमेंट करेगा। तो हमारी जो है आईटीएस है दैट इज इंडियन ट्रेड सर्विस, और आईएसएस है अपना इंडियन सप्लाई सर्विसेज और इंडियन इंस्पेक्शन सर्विसेज, ठीक है। तो ये भी जो है ये किसके अंडर में आएगा, ये ट्रेड के अंडर में आएगा। अब देखिए इंडियन ट्रेड सर्विस तो यू कैन मेक आउट कि ठीक है ट्रेड सर्विस है तो ये तो इसके अंदर आएगा, बट इंडियन सप्लाई सर्विस आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि इंडियन सप्लाई सर्विस किसके अंदर आएगा, ठीक है। और है आपका थर्ड है आपका इंडियन इंस्पेक्शन सर्विसेज। तो देखिए आपको बताया तो जस्ट नॉलेज के लिए कि जो इंडियन ट्रेड सर्विसेज है वो थ्रू यूपीएससी होता है, और इंडियन सप्लाई सर्विस और इंडियन इंस्पेक्शन सर्विसेज है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर भी आया है, ठीक है। तो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट कि इंडियन की जो ट्रेड सर्विस है, ट्रेड तो आप मेकआउट कर सकते हैं लेकिन सप्लाई और इंस्पेक्शन सर्विसेज भी जो है वो जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ पर, ट्रेड सर्विस, सप्लाई सर्विस और इंस्पेक्शन सर्विसेज। तो इनका पूरा कैडर मैनेजमेंट, इनका ट्रेनिंग, इनका करियर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, सब कुछ जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स करता है, राइट। नेक्स्ट है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया है ये, ठीक है। कि जब भी हमें कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब भी डिपार्टमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को करने होते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले बताते हैं होता क्या है ये देखिए कुछ ऐसे अ, यहाँ ना कुछ ऐसे एरियाज डेवलप किए जाते हैं जहाँ पर थोड़े से जो इकोनॉमिक लॉज है ना थोड़े से लिबरल कर दिए जाते हैं इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। किस लिए होता है, ताकि वहाँ पर जो ट्रेड है उसको बढ़ाया जा सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा सके, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा सके, जॉब क्रिएट की जा सके वहाँ पे, ठीक है। तो स्पेशल जोन जो है क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें मतलब एक तरीके से ये जो है ये इकोनॉमिक लॉज को थोड़ा लिबरल कर देते हैं किसी किसी एरियाज में, दैट बिकम्स इकोनॉमिक जोन, ठीक है। सो ऑल मैटर्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट करना है, ऑपरेट कैसे होंगे, मेंटेनेंस कैसे होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, एंड यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी, किससे रिलेटेड, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी रिलेटेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अगर आप सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन याद कर लेते हैं तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। फिस्कल रिजाइम की जो है फंड्स जो है किस तरीके से फिस्कल रिजीम जो है किस प्रकार का होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिलेटेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ऑटोमेटिकली अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इसको कर पाएंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में भी पूछा गया है, दैट ऑल फिजिकल कंसेशंस, जो भी आप फिजिकल कंसेशंस देते हैं या फिर कोई भी पॉलिसी इश्यूज है जिसके अंदर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आ रहा है, वो डिसाइड की जाती है विद द कंकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ, इसमें कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी दिया होता है उसके अंदर,
तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर थोड़ी ना कर रहे हैं हम तो इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमी से रिलेटेड काम है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ठीक है, वो है। और फेलिंग विद, अगर मान लीजिए वहां से नहीं मिलता, देन जो है आपको कंकरेंस लेना है, अप्रूवल लेना है किसका, कैबिनेट का, ठीक है। तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सबसे पहली बात, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर आप बात करें, देखिए तो पार्ट तो बनता है वो ट्रेड का ही, ठीक है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पर्पज ही ये होता है कि आप ट्रेड को बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, जॉब क्रिएशन बढ़ाए। ये सब कुछ चीज हो रही है तो कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स करेगा। ट्रेड से रिलेटेड बात हो रही है ना। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो आप याद कर सकते हैं कि ये इसका पार्ट है, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जब भी आप इससे रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कुछ भी होती है, फिजिकल कंसेशन अगर कोई आप देते हैं, तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से आपको कंकरेंस लेना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए वहां से फेल हो जाते तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कैबिनेट का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। देखिए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो है अभी हम बात करते हुए आ रहे हैं, एक्सपोर्ट जो है किससे कर रहा है, आपका कॉमर्स कर रहा है। एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, और ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, सुचारू रूप से बनाने के लिए भी आपका क्या बनेगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ही आएगा। तो जब हमने यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर दिया, तो आपसे पूछे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन करेगा, या फिर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन कौन करेगा, या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। देखिए यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, एक्सपोर्ट, पकड़ लीजिए। एक्सपोर्ट जो है पार्ट ऑफ ट्रेड ही है, राइट। तो जब भी आपको एक्सपोर्ट दिखे तो दैट्स अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट चलते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है नो डाउट। एकदम से आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा बताइए, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि आपको ये जो है ना, इसके अंदर अगर क्वेश्चन पूछते भी है तो एक्सपोर्ट या फिर ट्रेड वर्ड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो जेम्स और ज्वेलरी के साथ, और या फिर इसी से ही एक बनता है साथ में मिलके, दैट इज इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट है, एकदम से पूछ लेंगे बताइए इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट किसके अंडर में आता है। सच बताऊं तो बिल्कुल लगेगा जैसे पता नहीं किसके अंडर में आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन जो डायमंड इंस्टीट्यूट है वो ट्रेड, हम ट्रेड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये कॉमर्स के अंडर में आएगा, ठीक है। तो हमारा बनता है जेम्स एंड ज्वेलरी। मैटर्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड, एक्सपोर्ट आ गया, या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजरी कमेटी, कुछ भी होगा तो इसके अंडर में आएगा, ठीक है। मैटर्स रिलेटेड टू कंसर्न एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो गया, कोई भी काउंसिल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो भी आपका एक्सपोर्ट वर्ड समझ लिया, दैट मीन्स वी कैन मेक इट, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आ गया, चलो आप समझ सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट जो फॉरेन ट्रेड है वो तो चलो आप मेकआउट कर सकते हैं कि दैट्स अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। बट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, क्या आप मेकआउट कर सकते हैं कि पैकेजिंग जो है किसमें लाया करेगा। अभी आपको लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा एम्फेसाइज करने की जरूरत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग जो है, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि जब भी हम कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसको पैक तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट जो है पैकेजिंग का, वो भी हमारा इसके अंडर में ही आएगा। जेम्स ज्वेलरी और डायमंड वाला भी जो है, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट भी जो हमारा कॉमर्स के अंडर आएगा, ठीक है। जो पार्ट में इसको अलग से राउंड कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन फॉर एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ही करेगा। देन वी हैव डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। देखिए कोई भी डेवलपमेंट होती है या फिर एक्सपेंशन होती है किसकी, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन की। अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, एक्सपेंशन करनी है इन रिलेशन टू ऑल कमोडिटीज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर सेमी मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग, तो सब कुछ कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स करेगा। अब इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट एक्सपेंशन है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन की और किस किस कमोडिटीज के रिगार्डिंग है, किस किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, वो हम अभी बात करते हैं। तो बात आती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, विद इन द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट। देखिए जब भी आपका ग्रेडिंग और मार्किंग एक्ट की बात हो रही है, क्योंकि ग्रेड और मार्क आपके दो वेज में करते हैं, एक तो अपने जो इंडिया के अंदर सर्कुलेट करने के लिए भी, एज वेल एज ज़्यादा जो इसका जो वैल्यू है वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में है, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट इज बीइंग सेंट टू देम, व्हाट दे आर इम्पोर्टिंग, राइट। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कौन सा रिलेटेड टू ग्रेडिंग और मार्किंग एक्ट जो है वो अंडर किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, ठीक है। अगर आपसे सीधा सीधा पूछ लीजिए, अच्छा ठीक है बताइए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937 किसके अंडर में आएगा, अब बोलोगे एग्रीकल्चर के अंडर में आएगा यार, और किसके अंडर में आएगा, नो।
ये तो फिर क्या है, दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट, कि ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्किंग एक्ट 1937, अभी तो ऐसा हो गया दैट दे हैव स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द एक्ट का जो ईयर है वो भी पूछना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा, 1937 का है। ठीक है, मरीन प्रोडक्ट्स, क्योंकि अब ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो मरीन प्रोडक्ट्स भी जो है एक्सक्यूज मी, मरीन प्रोडक्ट्स भी ऑटोमेटिक पार्ट बन जाता है इसका। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है, तो इंडस्ट्री, देखिए सबसे इसमें आप ये बात देखिएगा कि ये जो एक्ट है ना, ये इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट प्रोडक्शन है। एक्सपोर्ट से रिलेट करके जब ये चीजें की जा रही है ना, तब ये जो है पार्ट बनता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किंग एक्ट 1937 एक्सपोर्ट रिलेशन में आया तो आ गया कॉमर्स। मरीन प्रोडक्ट जब एक्सपोर्ट रिलेशन में आया तो बन गया आपका कॉमर्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, केमिकल, प्लास्टिक्स, लेदर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, कुछ भी आ गया कॉमर्स। फ्यूल, मिनरल्स, मिनरल प्रोडक्ट्स आ गया कॉमर्स। स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि एकदम स्पेसिफिक, जैसे हमने प्लांटेशन क्रॉप के बारे में बात किया, बट एक्सक्लूडिंग जूट प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स व्हिच आर डायरेक्टली अंडर द चार्ज ऑफ दिस डिपार्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूड कर रहा है किसको, जूट को। अब यहां पर हम कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम फर्स्ट वाले पेज पर जाए, देखिए यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप के अंदर यहाँ पर टी, कॉफी, रबर, स्पाइसेस, टोबैको एंड कैशू है, यहाँ पर जूट कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आते हैं, एक्सपोर्ट है, सब कुछ प्लांटेशन क्रॉप इंक्लूड है, लेकिन एक्सक्लूड किया गया है जूट को। ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट, जूट का ही हैंडीक्राफ्ट जो भी आइटम है उसको, तो ये एक्सक्लूड जूट किया, तो इसलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि जूट में जो है इसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्लांटेशन क्रॉप तो है बट एक्सक्लूडिंग जूट है, या फिर उसके हैंडीक्राफ्ट जो है जूट के वो भी उसको एक्सक्लूड किए जा रहे हैं। ठीक है, इवन ये एग्जाम में भी आया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एफर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट वर्ड आ रहा है तो आप मेकआउट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड एक्सपोर्ट इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट का क्रेडिट जो भी होगा, इंश्योरेंस को भी होगा, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक्सपोर्ट से आप मेकआउट कर सकते हैं, कॉमर्स के अंडर आ रहा है। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल कौन करेगा इसको, स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल, सब कॉमर्स ही करेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, हमें नहीं पता कि आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं या इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस पर अलग से ध्यान देने की बात है, ये एग्जाम के अंदर भी आया है। ठीक है, तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस की DGCIS, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स किसके अंडर में आता है, दैट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ये एक अटैच्ड या फिर सबऑर्डिनेट ऑफिस है इसका। ठीक है, और फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड जोन किसके अंडर में आएगा जाए, तो जब हम सब कुछ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्री ट्रेड जोन कौन कौन बनाएगा, फ्री ट्रेड जोन कौन बनाएगा, तो भी जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आएगा। ऑलराइट, चलिए तो फ्री ट्रेड जोन भी जो है आप इकोनॉमिक, यहाँ पर जब आप लिख रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसी के साथ में आप फ्री ट्रेड जोन भी लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप मेकआउट कर पाएंगे कि ये दोनों ही इसी के अंडर में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके किनका, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स फॉर स्टिमुलेटिंग एंड असिस्टिंग द एक्सपोर्ट एफर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स जब भी वर्ड आएगा तो हम कॉमर्स लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज। ठीक है, जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं उनके कौन कौन से हैं, तो देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड वर्ड आ रहा है, हमें पता ही है, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, स्टेट का ट्रेड, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड जोन, सब कुछ इसके अंडर में तो आ ही रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फॉरेन ट्रेड से हम मेकआउट कर सकते हैं कि, और फॉरेन ट्रेड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, दैट इज रिलेटेड टू स्टेट और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रेड होता है। ठीक है, तो DGFT इसमें अंडर में आता है, कॉमर्स के अंडर में। फिर आता है आपका ट्रेड रेमेडीज कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, आप मेकआउट कर सकते हैं कि ठीक है, ट्रेड रेमेडीज भी तो कॉमर्स ही करेगा। यही मैंने आपको क्वेश्चन बताया, डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल एंड इंटेलिजेंस स्टैटिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ये किसके अंडर में आएगा, ये आ रहा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में। एग्जाम में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट भी है, दे कैन आस्क यू एनी टाइम। ठीक है,
तो डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, राइट। किस तरीके से जोड़ सकते हैं आप इसको, देखो कॉमर्स की बात हो रही है, देखिए ध्यान से देखिए आप इसके अंदर, अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें तो ये जो जो वर्ड है इन्होंने पहले ही दे दिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस, कॉमर्स मतलब कमर्शियल, तो इस तरीके से आप मेकआउट थोड़ा थोड़ा आपको रेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, तो ये आपका पार्ट बन जाएगा ऑटोमेटिकली कॉमर्स का। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, देखो यहां पर आया आपका एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सपोर्ट वर्ड आ गया, दैट मींस ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, तो आपका कॉमर्स के अंडर आ गया। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सपोर्ट वर्ड आ गया, दैट मींस, तो इन ये 3 क्वेश्चन ही बन के आए थे इसके अंदर, एक एग्जाम में पूछे गए थे, इन तीनों का ऑप्शंस दिया गया था यहाँ पर इस तरीके से कि कौन कौन से जो है इसके कॉमर्स के ये सबऑर्डिनेट ऑफिस या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, तो ये ठीक है। तो हमें पता चल गया, देखिए हम मरीन प्रोडक्ट्स जो भी एक्सपोर्ट हो गए या फिर एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो कॉमर्स का पार्ट हो गया, और डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस को तो कॉमर्स का पार्ट हो गया, इस तरीके से यू कैन मेक आउट, ठीक है। थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लीजिएगा इस पर कि अटैच्ड ऑफिस और सबऑर्डिनेट ऑफिस जो है वो कौन से आपका DGFT और DGTR, ठीक है, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। और कमर्शियल इंटेलिजेंस वाला भी आपका अटैच्ड या फिर सबऑर्डिनेट ऑफिस है। स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं 2, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। मिसलेनियस की बात करते हैं, इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, दे कैन आस्क यू कि जेम किसके अंडर में आता है, जेम डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है, ठीक है। कोई भी प्रोक्योरमेंट वगैरह तो वो अब सब कुछ जेम के थ्रू ही हो रही है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो आपसे पूछेगा अच्छा बताइए जेम किसके अंडर में आता है, तो उसकी डेवलपमेंट, उसका ऑपरेशन, उसकी मेंटेनेंस, ठीक है, ऑफ, इसको हम जेम को ही हम बोलते हैं, दैट इज नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। पूरा नेशनली गवर्नमेंट के लिए कोई भी आप प्रोक्योरमेंट करते हैं तो उसका नाम है नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ये क्या है, इसको हम जेम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ई मार्केट, गवर्नमेंट का पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अगर हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, वो किसके अंडर में आ रहा है, वो आता है आपका कॉमर्स के अंडर में, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के 10 पॉइंट्स हैं, ये आपने समझ लिए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जस्ट वीडियो सुन लीजिए, अदरवाइज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यस, एक बार वीडियो सुनने के बाद आप जब जब दोबारा से उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं एडवांटेज होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है सुनने से भी याद होती हैं। आप जो है पढ़ के उस चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे तो भी भूल जाएंगे, तो रिवीजन के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और हम इनको ट्राई करेंगे आगे आगे कि इन वीडियोस को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट बना दें। एक बार फुल वीडियो इसलिए बना रहे हैं सो दैट आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, और फिर इसके अंदर जो हम बोल रहे हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे, ताकि जब हमें रिवाइज करना हो तो हम सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही याद करें, ठीक है। तो चलिए, अभी तो हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं अपना पूरा का पूरा जो बिग वीडियोस है वो बना रहे हैं, सो दैट हमारा तरफ से कुछ भी छूट ना जाए, ठीक है। चलिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मैंने आपको बताया, उसके अंदर क्या क्या आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, पहला आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और सेकंड आता है आपका DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। वहां पर जो बात हो रही थी वो हो रही थी आपकी फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के बारे में, ठीक है। अभी जो है इकोनॉमिक जोन जिसमें सेटअप किया था, फ्री ट्रेड हुआ था, एक्सपोर्ट के बारे में बात हुई थी हमारी, ठीक है, वो सब कुछ बारे में बात हुई थी। अभी लेकिन हम जब DPIIT के बारे में बात करते हैं, देखिए कॉमर्स जो है नॉट ओनली विद द फॉरेन कंट्रीज, नॉट ओनली फॉर एक्सपोर्टिंग, बट ऑल्सो हमारे इंटरनली भी तो ट्रेड होता है ना, तो उस वो जो आता है वो किसके अंदर आता है आपका, वो आता है आपका DPIIT के अंडर में, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में अगर ओके, एक्सक्यूज मी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर हम बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है आपका जनरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कि देखिए सबसे पहले आप मेक आउट कीजिए कि इंडस्ट्री, देखिए वो वाला जो था वो सब कुछ, जो पहला वाला जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, कॉमर्स मीन्स रिलेटेड टू ट्रेड, इंटरनेशनली ट्रेड, ठीक है,
और फॉरेन ट्रेड उन पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, वो ज़्यादातर था। यहाँ पर जो अब हम बात कर रहे हैं वो आ रहा है हमारा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मतलब यहाँ पर आपके अंदर की बात चलेगी, इंडिया के अंदर की ज़्यादातर बात होगी इसमें, ठीक है। तो हम किस तरीके से अपनी जो हमारी जो इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ है उनको किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, प्रमोट करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला ही पॉइंट आता है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होगी। तो देखिए इसके अंदर अब इंडस्ट्री वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पर क्या दिया था, वहाँ पर ट्रेड वर्ड पर ध्यान दिया था, यहाँ पर हम इंडस्ट्री वर्ड पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बस फर्स्ट क्या है, जनरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है, किसी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ठीक है। तो कोई भी इंडस्ट्रीज उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी, उनका रेगुलेशन जो भी होगा, वो एक्ट 1951 वो भी रेगुलेट करेगा आपका डीपीआईआईटी। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री वर्ड आ रहा है तो वी कैन मेक आउट। प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्री, ठीक है, तो कौन करेगा, डीपीआईआईटी। या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अगर लिखा हुआ है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अगर मान लीजिए वो थोड़ा सा और डीप पूछते हैं तो डीपीआईआईटी याद रखिएगा। मैटर्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी मैटर है, ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स भी आपको देखा है आजकल कितना बूम पर है, राइट। सब कुछ जो है लोग जो है पूरा इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है सब कुछ। तो वो भी जो भी मैटर से रिलेटेड टू ई कॉमर्स से रिलेटेड जो कोई भी मैटर होगा वो किस पर होगा, आपका डीपीआईआईटी। तो ये थोड़ा सा वर्ड जो है आपका बनता है ई कॉमर्स, एक पहला वर्ड हमारे पास आया है जो कि थोड़ा सा हटके है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। सेकंड है आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड इंक्लूडिंग रिटेल ट्रेड, ठीक है। अब इंटरनल ट्रेड तो हमें पता ही है कि क्योंकि डीपीआईआईटी का नाम ही पूरा यही है, ठीक है। तो मैटर्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स हो गया, और दूसरा हो गया आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड इंक्लूडिंग रिटेल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड भी हमारा पार्ट है, और इंडस्ट्री, दो वर्ड पे ध्यान देना है। तो इंटरनल ट्रेड में हमारा ऑटोमेटिकली इनकी प्रमोशन का किस पे बात आएगा, रिटेल ट्रेड का भी किसके बारे में बात आएगा, दैट इज डीपीआईआईटी। नेक्स्ट है आपका वेलफेयर ऑफ ट्रेडर्स एंड देयर एम्प्लॉयज, ट्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वेलफेयर ऑफ ट्रेडर्स एंड देयर एम्प्लॉयज किस पर आएगा, आपका डीपीआईआईटी पर। मैटर्स रिलेटिंग टू फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंपॉर्टेंट है ये। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके अंडर में आएगा, दैट इज डीपीआईआईटी की। इंडिया के अंदर आप किस तरीके से, आपने देखा होगा ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कितना ईजी है इंडिया के अंदर बिजनेस करना, कितना ईजी है ई कॉमर्स। तो उसके बारे में हम बात करेंगे डीपीआईआईटी के अंडर में। मैटर्स रिलेटेड टू स्टार्टअप, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, कि कोई भी स्टार्टअप होगा तो वो किसके अंडर में आएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर। लॉजिस्टिक सेक्टर तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन ही जाता है जब हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो चार चीजें निकल के आ रही हैं पहले पॉइंट से ही, दैट इज ई कॉमर्स, ठीक है। सेकंड है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, थर्ड है आपका स्टार्टअप्स, और फोर्थ है आपका लॉजिस्टिक सेक्टर। तो ये किसके अंडर में आएगा, ये आएगा आपका डीपीआईआईटी के अंडर में, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंटरनल ट्रेड, ये दो वर्ड ध्यान देने आपने इसमें डीपीआईआईटी में, इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो चलिए चार पॉइंट्स हो गए आपके पास, ई कॉमर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप और लॉजिस्टिक सेक्टर। चलिए इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, देखिए इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल और टेक्निकल डेवलपमेंट के बारे में अब हम बात करेंगे। में क्या क्या है, प्लानिंग डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एंड असिस्टेंस टू ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन दोज डेल्ट विद बाय एनी अदर डिपार्टमेंट, जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा डील नहीं की जा रही, वो सब कुछ जो है इंडस्ट्रीज किसके अंडर में आएगी, डीपीआईआईटी की। लाइसेंस कौन इशू करेगा, issues of license for establishment of industries for production of civil aircraft to be made in consultation with Ministry of Civil Aviation and Department of Defense Production। ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि लाइसेंसेस जो किसके लिए, अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है किसके लिए, सिविल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। देखिए अब आप सोचेंगे कि सिविल एयरक्राफ्ट है तो सिविल एविएशन होना चाहिए, है ना। लेकिन जब देखिए आप देखिए बात किसकी हो रही है, यहाँ पर सिविल एयरक्राफ्ट की बात नहीं हो रही है, ज्यादा जो बात हो रही है वो हो रही है इस्टेब्लिशमेंट की। किसकी इस्टेब्लिशमेंट की, इंडस्ट्री लगा रहे हैं आप, सिविल एयरक्राफ्ट बनाने की इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं आप, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, किससे मिलेगा आपको, एक तरीका है तो कॉमर्स वाला काम कर रहे हैं ना आप, ठीक है। बट यस ये डाइसी हो सकता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके अंदर देखिए सिविल एविएशन से तो आपको कंसल्ट करना ही करना है, इसके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन से भी आपको कंसल्ट करना है, तो दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि ये जो है सिविल एविएशन, देखिए कहाँ तीन तीन डिपार्टमेंट आ गए हैं इसके, कि अगर आपको लाइसेंस इशू करना है इंडस्ट्री बनाने के लिए, सिविल एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं आप, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप लाइसेंस इशू करवाना चाहते हैं, कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स करेगा, लेकिन विद कंसल्टेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। डिफेंस का तो आप सोच भी नहीं सकते कि डिफेंस प्रोडक्शन होगा, लेकिन सिविल एयरक्राफ्ट है, क्योंकि डिफेंस की बातें आती है। सिविल एयरक्राफ्ट आप जो कह रहे हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आप सिविल एयरक्राफ्ट बनाया, आपने किसी को भी दे दिया, आप उससे बहुत उसका मिसयूज हो सकता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं और लोगों की सेफ्टी की भी बात है, आप ऊपर से उड़ रहे हैं, कुछ भी हो गया, तो कहीं ना कहीं डिफेंस प्रोडक्शन, क्योंकि डिफेंस जो है पहले से ये प्रोडक्शन करता हुआ आ रहा है, तो इसलिए हमें डिफेंस की भी जो है जरूरत पड़ेगी इसमें। तो ये पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो भी लाइसेंस इशू होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से होगा, बट इन कंसल्टेशन विद सिविल एविएशन एंड डिफेंस प्रोडक्शन। दोनों रीजन बताए हैं, सिविल एयरक्राफ्ट है इसलिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री चाहिए, और डिफेंस प्रोडक्शन क्योंकि डिफेंस पहले से करता हुआ आ रहा है ये प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन आप सोचेंगे ये तो सिविल एयरक्राफ्ट, डिफेंस का एयरक्राफ्ट तो नहीं है, बट दे हैव एक्सपर्टीज, तो इसीलिए उस एक्सपर्टीज को ध्यान में रखते हुए उनको उनसे कंसल्टेशन करनी है, ठीक है। चलिए, केबल्स, देखिए जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, रिलेटेड टू केबल्स, ठीक है, लाइट इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जैसे स्विंग मशीन की है, टाइपराइटर की है, वेइंग मशीन की है, बाइसिकल की है, ये क्या है? ये लाइट इंडस्ट्रीज है। तो लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जो है ये किसके अंडर में आएगा? DPIIT के अंडर में। लाइट इंडस्ट्रीज किसके लिए? प्लाईवुड, स्टेशनरी, मैचेस, सिगरेट वगैरह, किसके लिए? और अगर यही पर हैवी हो जाए तो हैवी इंडस्ट्रीज के पास चला जाएगा, ठीक है। तो लाइट इंडस्ट्रीज रहेगा DPIIT के लिए, ठीक है। तो आप कैसे इसको मेकआउट करेंगे कि जब भी कुछ बड़ा सा कुछ आ रहा है, ठीक है, मारुति हो गया, बहुत बड़ी प्रोडक्शन करता है, तो वो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली हैवी इंडस्ट्रीज के पास। अर्थ मूवर्स है, आपको दिख ही रहा है अर्थ मूवर्स, तो अर्थ मूवर्स बहुत बड़ी मतलब हैवी इंडस्ट्रीज के पास जाएगा। अभी छोटी छोटी जैसे शेविंग मशीन है, बड़ी छोटी सी, टाइपराइटर बना रहा है कोई, वेइंग मशीन बना रहा है, बाइसिकल बना रहा है कोई, प्लाईवुड का काम कर रहा है, स्टेशनरी, मैचेस, सिगरेट, ठीक है, तो ये सब कुछ लाइट इंडस्ट्रीज है, तो ये DPIIT के अंडर में रहेंगी। लाइट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, तो लाइट आ गया ऑटोमेटिकली, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, जो सब कुछ किस में आएगा आपका? इसी के अंदर आएगा। रॉ फिल्म्स, रॉ फिल्म्स किसके अंदर में आ रहा है आपका? DPIIT के अंदर। हार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड भी इसी के अंदर आ रहा है। पेपर और न्यूज प्रिंट, टायर्स एंड ट्यूब्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि टायर्स और ट्यूब्स की जो जो लाइट इंडस्ट्रीज है वो इसके अंडर में आ रही है। एक है आपका टायर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसा करके कुछ है, वो आपका हैवी इंडस्ट्रीज में आता है, ठीक है। बट यहाँ पर टायर्स और ट्यूब्स, जब लाइट इंडस्ट्री की बात हो रही है तो किस में आएगा आपका? DPIIT। सॉल्ट, सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस में आएगा? हैवी के अंदर आएगा, लेकिन जब स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात हो रही है तो DPIIT के अंदर में आएगा, ठीक है। इसको आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आप इसको याद कर पाएंगे। देखिए इस तरीके से कीजिएगा आप इसको। केबल्स, लाइट, लाइट लगाएगा, केबल्स, लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, प्लाईवुड, स्टेशनरी, मैचिंग, शेविंग मशीन, टाइपराइटर, वेइंग मशीन, बाइसिकल्स, मैचेस, सिगरेट्स, ठीक है। लाइट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, रॉ फिल्म्स, हार्डबोर्ड, पेपर एंड न्यूज प्रिंट, टायर्स एंड ट्यूब्स, सॉल्ट, सीमेंट, लाइक दिस, ठीक है। कर पाएंगे इसको। सिरेमिक, छोटा सा काम है सिरेमिक का, टाइल्स का, ग्लास का। लेदर और लेदर गुड्स इंडस्ट्रीज, कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसके अंदर कि लेदर और लेदर गुड्स इंडस्ट्रीज किसके अंदर आएगा? इंडस्ट्री की बात हो रही है, हैवी हैवी इंडस्ट्री नहीं है ये, लाइट इंडस्ट्री है, तो DPIIT के। सोप और डिटर्जेंट क्या है? छोटी लाइट इंडस्ट्री है, तो इसलिए इसके अंडर में आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं टेक्निकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग टैरिफ कमीशन एंड यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल डेवलपमेंट, अगर कोई भी टेक्निकल डेवलपमेंट करनी है, जैसे आपको टैरिफ कमीशन, ठीक है, या फिर यूनाइटेड नेशन की कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो किसके अंडर में आ रही है? DPIIT के अंडर में आ रही है, ठीक है। टैरिफ कमीशन क्या होता है? जो कि बताता है कि ये टैरिफ लगेगा, इस पे ये नाम बैरियर लगाएंगे, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी किसके अंडर में आएगा? दैट इज अ पार्ट ऑफ DPIIT। थोड़ा कंफ्यूज इसमें इसलिए हो सकते हैं कि हमें लगेगा कि यूनाइटेड नेशन है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर हम फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम DPIIT के अंदर हम इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं, देखो टैरिफ कमीशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन टैरिफ कमीशन और यूनाइटेड नेशन की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं
DPIIT के अंडर में आएगा या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में आएगा, तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। हम यही प्रे करेंगे यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन ना पूछे। अगर पूछता है तो यस, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस पर कि ये DPIIT के अंडर में है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट फॉरेन एंड नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस प्रोजेक्ट। कोई भी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है आपका, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट कोई भी होती है इंडस्ट्री या सर्विस प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो देखिए, जब हम ट्रेड कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में आ रहा था। लेकिन जब हमारे वहां से इन्वेस्टमेंट आ रही है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट आ रही है, आता कॉमर्स के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, लेकिन यहाँ पर DPIIT के अंडर में आता है। तो ये 2 पॉइंट ऑटोमेटिकली जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ओवरसीज इंडियन। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है कहाँ से, ओवरसीज इंडियन से इन इंडिया, इंक्लूडिंग इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर पॉलिसी इनिशिएटिव कंसिस्टेंट विद ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज, पर्टिकुलरली इन एरिया सच एज एक्सक्लूसिव स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर ओवरसीज इंडियंस। ठीक है तो जैसे देखिए, जब भी ओवरसीज इंडियंस के द्वारा कोई भी प्रमोशन के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो भी किसके अंदर जाएगा, DPIIT के अंदर में आएगा। तो ये पॉइंट नंबर 20, 21 और 21A इंपॉर्टेंट बन जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है। यस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, कभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ना लिख दो, फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, यानी कि ये जो 4 पॉइंट आ रहा है ना, ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट्स है और ये DPIIT के अंडर में आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। ठीक है, दीज 4 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या बात करेंगे कि दीज आर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है कोई भी है। ठीक है, चाहे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, या फिर इन्वेस्टमेंट बाय ओवरसीज इंडियंस हो, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, ये जो है ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बनती है आपके लिए, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। मतलब कोई भी पूछेगा यार ये फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट किसके अंडर में आएगा, तो ये DPIIT के अंडर में आ रहा है, आपको अलग से इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फुटवेयर डिजाइन के लिए फुटवेयर, अच्छा थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि लेदर इंडस्ट्रीज जो है किसके अंदर आ रही है। देखिए यहाँ पर हमारा लेदर गुड्स इंडस्ट्री किसके अंदर आ रही है, DPIIT के अंदर आ रही है, तो फुटवेयर और इंस्टीट्यूट किसके अंदर आएगा। इससे आप थोड़ा सा जो है इसको जोड़ के रख सकते हैं कि फुटवेयर डिजाइन या फिर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो DPIIT के अंडर में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है जो 20 से लेकर 22 तक इंपॉर्टेंट है, और ये फुटवेयर वाला भी आपका, आप लेदर इंडस्ट्री से इसको आप रिलेट करेंगे। और यहाँ पर हमने लाइट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर ई-कॉमर्स हो गया, स्टार्टअप हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, ये आपका DPIIT के अंडर में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए कि लाइसेंस अगर इशू करना है किसी को, सिविल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री लगा रही है, तो सिविल एविएशन इन कंसल्टेशन विद डिफेंस प्रोडक्शन से बात होगी, और कौन इशू करेगा, DPIIT इशू करेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन की बात करें, जब सब कुछ इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्री में कॉपरेशन कौन करेगा, यही करेगा, DPIIT करेगा। लेकिन इसके अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन बॉयलर्स एक्ट। अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले जाए, अच्छा बताइए इंडियन बॉयलर्स एक्ट 1923 किसके अंडर में आएगा, भाई नहीं बता पाएंगे सीरियसली। लेकिन कैसे कैसे इसको हम देख सकते हैं, देखिए बॉयलर्स जो लगते हैं वो इंडस्ट्री में लगते हैं, बॉयलर्स जो लगते हैं वो इंडस्ट्री में लगते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सा इसको आपको रिलेट करना पड़ेगा कि हाँ ये इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है। दूसरा आपका आता है एक्सप्लोजिव्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सप्लोजिव एक्ट। आपको पता होगा इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सप्लोजिव्स यूज होते हैं। ठीक है, बट नॉट द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो है वो इसके अंडर में नहीं आता, लेकिन एक्सप्लोसिव एक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है 1884 की, वो आपका DPIIT के अंडर में आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज एक्ट 1952, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इनफ्लेमेबल जो भी ज्वलनशील प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है, डीजल बहुत यूज होता है। ठीक है, तो ये जो है इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, तो ये 3 एक्ट है आपका, इंडियन बॉयलर एक्ट मैंने आपको बताया। देखिए आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है वो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जब सब्सटेंस कहाँ यूज होंगे, बॉयलर्स में यूज होंगे, क्योंकि बॉयल करना है उनको, और किस लिए, एक्सप्लोसिव एक्ट के लिए भी यूज होता है। तो ये 3 चीज है आपका जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में DPIIT के अंडर में आएगा। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रियल और टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए भी यूज होगा। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल। आपसे पूछ ले कि नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल किसके अंडर में आता है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है,
तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, सीमेंट जो है एक तरीके से स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर आया था। तो सीमेंट और बिल्डिंग इंडस्ट्री की जो काउंसिल है वो किसके अंडर में आएगी? डीपीआईआईटी के अंडर में आएगी। रबर इंडस्ट्रीज की बात करें, रबर इंडस्ट्रीज हमारी इसी के अंदर में ही है, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप के अंडर में आता है, एज वेल एज हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी आता है। तो इंडियन रबर मैन्युफैक्चर रिसर्च एसोसिएशन मुंबई किसके अंडर में आएगा? आपका इंडस्ट्री के अंडर में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से याद करना है आपको, बार बार रिवाइज करना है इसको, बस ये हो जाएगा। इट्स नॉट सो टफ। ठीक है, जितना आपके पास टाइम है उतना ही सब लोगों के पास टाइम है। दैट्स हाउ यू यूज इट, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डोंट लूज होप, फोकस ऑन योर स्टडीज, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। अब देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमने पता था, हमने ई कॉमर्स के बारे में बात कर लिया, स्टार्टअप के बारे में बात कर लिया, हमने लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में बात कर लिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी सब कुछ हो रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आप, क्योंकि क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब, क्या होता है कि आपने किसी चीज का पेटेंट किया, ठीक है, आपने कुछ ऐसी चीज बनाई जिस पर आप अपना राइट लेना चाहते हैं, तो क्या होता है, ये कॉमर्स से तो रिलेटेड है, तो ये तो पता चल गया कि आपको कॉमर्स से रिलेटेड है। लेकिन अब इसके अंदर क्या क्या आता है हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल, उनका स्टैंडर्डाइज करना, डीपीआईटी। डिजाइन एक्ट, क्योंकि ये पेटेंट के अंदर में डिजाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का आपने कुछ ऐसा डिजाइन बनाया, ठीक है, तो डिजाइन एक्ट किसके अंडर में आएगा? डीपीआईआईटी के अंडर में। ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट, ट्रेड कर रहे हैं आप, मर्चेंडाइज एक तरीके से कर रहे हैं उस चीज को, उसका व्यापार कर रहे हैं, किसके अंडर में आएगा? ट्रेड में, कॉमर्स के अंडर में आएगा। पेटेंट, पेटेंट किया आपने कोई भी आइटम का, 1970 पेटेंट एक्ट है, किसके अंडर में आएगा? ट्रेड, कॉमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। देखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर डिजाइन भी आ जाएगा, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज भी आ जाएगा, पेटेंट एक्ट भी आ जाएगा। डिजाइन, क्योंकि आप डिजाइन का पेटेंट लेते हैं, ठीक है, डिजाइन भी लेते हैं, तो डिजाइन एक्ट भी होगा, पेटेंट एक्ट भी होगा। ट्रेड तो है ही ऑटोमेटिकली कॉमर्स के अंडर ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ट्रेड एंड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज कर रहे हैं, उसका व्यापार कर रहे हैं आप, किसके अंडर में आएगा? तो ऑटोमेटिकली डीपीआईआईटी के अंडर में आएगा। मैटर्स कंसर्निंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो, ठीक है, इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेशन विद अदर कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, किसके अंदर आएगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यही तो है, यही तो हम पढ़ रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसके अंडर आएगा? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसके अंडर में आएगा? ऑटोमेटिकली डीपीआईआईटी के अंडर में आएगा। कॉपीराइट एक्ट, आपने कुछ बनाया, उसका कोई मिसयूज ना कर ले, कॉपीराइट दिया आपने उस पर, तो देखिए ये सिमिलर वर्ड्स है, एक ही टाइम पे यूज होता है। डिजाइन का आप पेटेंट लेते हैं, कॉपीराइट करते हैं उसका, अगर आपका कुछ ऐसा मटेरियल है, ठीक है, तो उसका आप कॉपीराइट लेते हैं। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन एक्ट, ठीक है, अब ये जो सेमीकंडक्टर है आपका, जो कंप्यूटर्स के अंदर यूज हो रहा है आजकल, तो गाड़ियों के अंदर भी सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, ठीक है, तो अगर कुछ आपका कुछ सर्किट इस तरीके का बनाते हैं, उसका लेआउट को डिजाइन है आपका, तो उस डिजाइन का लेआउट किसके अंदर काम आएगा? तो ये एक एक्ट है आपका, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000, ये किसके अंडर आएगा? आपका डीपीआईआईटी के अंडर में आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, सो यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट है मटेरियल्स प्लानिंग। अब सब कुछ हो गया तो मटेरियल भी तो चाहिए ना आपको, अब वो किसके अंडर में आएगा, बात करते हैं। कोऑर्डिनेटेड assessment of demand for raw material by sector industries and large units in relation to particular group of products and to available capacities। कौन प्रोडक्ट, कौन देखेगा कि भाई मटेरियल जो है वहां से अवेलेबल हो जाए, सो कौन करेगा इसको असेसमेंट, इसकी कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? तो डीपीआईआईटी करेगा। रॉ मटेरियल्स याद कीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी सेक्टर है, वो रॉ मटेरियल्स के बिना काम नहीं कर सकते, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, तो ये आपको पता ही है, जब पेटेंट एक्ट अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे बंगला का जो रसगुल्ला है, तो उसको जीआई इंडिकेशन मिला हुआ है, ठीक है, तो ये एक्ट किसके अंडर में आएगा? कॉमर्स के अंडर में ही आता है। असेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल विद ड्यू रिगार्ड टू द फिजिबिलिटी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को भी तो चेक करना है कि आपके पास रॉ मटेरियल कितना है, कि हम इंपोर्ट जो है कब तक हम इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो किसके अंडर आएगा? कॉमर्स के अंडर आएगा। ठीक है, फिर आता है आपका असेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कितना करना है हमें इंपोर्ट वहां से रॉ मटेरियल का, ठीक है, डीपीआईआईटी के अंडर में आएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्रायोरिटीज एंड प्रोसीजर्स फॉर एलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, इसके अंदर में आएगा। ऑल अदर मटेरियल्स कनेक्टेड विद मटेरियल प्लानिंग, तो सब कुछ आपका डीपीआईआईटी के अंडर में आएगा। राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर।
तो चलिए, विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।